हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। स्वागत है आपका हमारी एनसीईआरटी सीरीज में। आज की हम क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास 7 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि रिलेटेड टू द क्लास 7 टेक्स्ट बुक है। इसमें हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू द इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ें कि व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, तो ये हमारी जो क्लास 6 की एनसीईआरटी थी, इसमें स्टार्टिंग में जो यूनिट पढ़े थे हमने, उसी में हमने देखा था ना की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी में मतलब यही होता है कि डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव फिर बाद में जाके द सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स के हिसाब से करते हैं। और ये आपको पता है डेमोक्रेसी में रूल बाय द पीपल होता है। इब्राहिम लिंकन की सबसे फेमस लाइन है रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ओके, तो डेमोक्रेसी में जो हमारी है कि 1 वोट, हर एक पर्सन का 1 वोट वैल्यू होगी। तो ये हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का हमारा एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी हमने फिर से पढ़ी थी, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के बीच में इक्विटी में भी हमने डिफरेंस देखा था। इक्वालिटी का मतलब ही हमारी हिंदी में हो जाता है समानता। ठीक है, हम कैसे लोगों को इक्वल नज़रिए से देख रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडाइजेस। इसमें हम कुछ ऐसे रीसेंट एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा इनइक्वालिटी इंडियन सोसाइटी में कैसे प्रैक्टिस की जाती है। ओके, लेट्स मूव टू द मेन कंटेंट। सो हमारी जो एनसीईआरटी की चैप्टर 1 है, ये हमारी एक स्टोरी से स्टार्ट होती है। तो स्टोरी में हमें यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट पेज में ही। इसमें हमारे दो कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स स्टेटस के हिसाब से, क्लास में तो इनइक्वालिटी सीन कर रहे हैं, क्लास में इनइक्वालिटी मतलब स्टेटस वेल्थ के हिसाब से। हम यहाँ पर 3 तरह की इनइक्वालिटी की बात करेंगे: कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी एंड रिलीजन बेस्ड इनइक्वालिटी। ये हमारी 3 तरह की इनइक्वालिटी है जो कि हम इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे, यहाँ पर हम इसके सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारी क्लास बेस्ड इक्वालिटी मानी जाएगी, जो वेल्थ के हिसाब से होती है, मतलब उनके इनकम पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पर एक कांता है और एक हमारे जैन साहब है, जो कि हर एम्प्लॉयर है। बेसिकली कांता जैन साहब के घर में काम करती है। तो शी इज़ पुअर, पहला हमारा डिफरेंस ये हो गया, एंड ही इज़ रिच। कांता इनके घर में काम करती है, ऑफकोर्स ही इज़ रिच। शी लिव्स इन अ पुअर लोकेलिटी, स्लम एरिया। हर डॉटर ऑफन फॉल्स उनके स्लम एरियाज में रहते हैं। वहाँ पर आपको पता है कैसा वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पर कितने गार्बेज डंपिंग होती है स्लम एरियाज में। मुंबई की धारावी की बात कर लें तो ही लिव्स इन अ गुड लोकेलिटी, ऑफकोर्स गुड लोकेलिटी जो पोश एरियाज होते हैं। हर डॉटर गेट्स ट्रीटमेंट एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट की ESI हॉस्पिटल्स होती है ना, ESI हॉस्पिटल्स में इनका ट्रीटमेंट होता है, जिसको उनको लॉन्ग लाइन्स में लंबी कतारों में लग के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। वेयर एज ही नेवर स्टैंड इन, इसका मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपने बच्चों का या अपना इलाज करते हैं। शी हैज़ अडल्ट फ्रेंचाइज, ही हैज़ अडल्ट फ्रेंचाइज। सी, यहाँ पर हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया कि इन दोनों के पास अडल्ट फ्रेंचाइज है। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब पर पर्सन का अपना एक वोट वैल्यू होता है, सबका वोट वैल्यू समान होता है इंडियन डेमोक्रेसी में। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी एडल्ट इन कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड देयर कम्युनिटीज ही बिलोंग्स टू हैज़ 1 वोट। इनकी एक वोट होती है और इनकी हर एक वोट की सेम वैल्यू होती है। हम अगर रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, हम अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मेंबर्स का चुनाव करते हैं, अपने पार्लियामेंट्री MPs की चुनाव करते हैं। सेम हमने वार्ड मेंबर्स की बात की थी, वार्ड मेंबर्स में भी चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज एज वेल एज पंचायती राज। तो जो हमने क्लास 6 में बेस बनाया था, यही क्लास 7 में इसको ही हमें इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना है। सी, हमने देख लिया यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है, लेकिन यहाँ पर हमें मिली है पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो ये हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये हमारा एग्जाम्पल है पॉलिटिकल इक्वालिटी का।
यहाँ पर हमने देखिए इनके पुअर है, इससे हमें इसका स्टेटस पता चल गया। इकोनॉमिकली ये इनइक्वल है एज कंपेयर टू जैन साहिब। वो इस एरिया में रहता है, उसका सोशल कंडीशन भी अच्छा नहीं है, तो सेम इनइक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द जैन साहब। बट शी हैज़ द अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वो जब वोट देगी उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो समान होगी जैन साहब की वोट की वैल्यू से। पॉलिटिकली दे आर इक्वल। तो ऐसे हमारा, और यहाँ पर देखिए लिखा है इट इज़ एसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। हमने पहले ही बात कर ली थी, वोटिंग इज असेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द असेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, किस तरह की इनइक्वालिटीज देखी जाती है एनसीईआरटी के। आप आगे मूव ऑन करेंगे तो देखेंगे पेजेस में ऐसे कुछ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स दिए हुए हैं। इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी अभी तक प्रैक्टिस हो रही है। सी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ही तो ये हमारा जो शादी के लिए न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीजमेंट आती है ना, तो उसमें देखो कैसे बोल देते हैं कि कास्ट नो बार बट SC एंड STs आर एक्सक्लूड। मतलब SC ST नहीं चाहिए बट कास्ट में कोई बात, मतलब कोई भी कास्ट का हो, बस SC ST का ना हो। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी देखने को मिली हमें। गुप्ता बॉय चाहिए, गुप्ता बॉय से यहीं पर बेस्ड हो रहा है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। तमिल ब्राह्मण, सी ब्राह्मण, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कैसे इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर देखिए आपका ये जो, अगर आपका कोई सोसाइटी में या आपका GS2 में जो पेपर होगा मेंस का, तो उसमें आप एक अगर इक्वालिटी बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसको ओपनिंग इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, कि उनको एग्जामिनर्स को लगेगा कि वी आर अवेयर सिटीजन्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हायरार्की ऑफ द कास्ट। आपने ये पिरामिड तो देखा ही होगा, बचपन से यही पिरामिड तो देखते आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ऐसे तरह के होते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण्स होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। फिर यहाँ पर हमारे क्षत्रियास होते हैं, जो वॉरियर क्लास होते हैं। ब्राह्मण जो प्रिस्ट होते हैं। फिर यहाँ पर हमारे वैश्यास होते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं। फिर हमारे शूद्रास होते हैं, शूद्रास तो पता है अनटचेबल्स। फिर इसके बाद एक हमारे आ जाता है आउटकास्ट। आउटकास्ट वो होते हैं जो इन चारों वर्णाश्रम सिस्टम में किसी में भी मेंशन नहीं होते। सी ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास एंड आउटकास्ट। तो ये जो हमारे शूद्रास एंड आउटकास्ट है, इन्हीं को दलित्स एंड अनटचेबल्स के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, मोस्ट वनरेबल्स हैं दलित। दलित बहुत ज़्यादा वनरेबल है इंडियन सोसाइटी में। दलित का मतलब क्या है? दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू address themselves. Dalit means broken, and by using that word lower caste are pointing how they were and continue to be seriously discriminated against. दलित का मतलब होता है डाउन ट्रोडन, ब्रोकन। तो ब्रोकन जो हमारे ये जो वर्णाश्रम सिस्टम में कहीं पे भी नहीं आते ना दलित। आपने एक मूवी देखी होगी दशरथ मांझी की, द माउंटेन मैन करके कोई मूवी है, उसमें भी आप देखना 1960s में ये जो हमारी जो आई थी ना SC ST प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1960s में लाया गया था। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के रेडी हो गया था। 1960s में ऐसे एक्ट्स आए थे कि इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करें इंस्टीट्यूशन को, कि SC ST को हमें जो इनके साथ एट्रोसिटीज़ होती है उसको कैसे प्रिवेंट करे जाए, वायलेशन ना हो उनका। तो दशरथ मांझी में देखते हैं ना कि वो जब वो गाँव जाते हैं वापस तो कहते हैं कि अरे SC ST का तो जो डिस्क्रिमिनेशन वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ पर स्टिल प्रिवलेंट होता है। तो उससे मूवी से देख सकते हैं। बहुत सारी नॉवेल्स होती हैं, उसमें भी देखिए जो दलित राइटर्स होते हैं आजकल, तो जो ये जॉनरास होते हैं ना लिटरेचर के, द थ्रिलर्स होते हैं, रोमांस जॉनरास होते हैं, सम बेस्ड ऑन ड्रामेटिक जॉनरास। यहाँ पर भी एक नया जॉनरा इंट्रोड्यूस हो गया जो दलित लिटरेचर। जो लिटरेचर में भी सब डिवीजन हो गया दलित लिटरेचर। इसका मतलब जो बेसिकली जो दलित की ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज में बटी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने दलित का मतलब देख लिया किस तरह से इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस होती है। इंडिया में तो पता ही है कास्ट इनइक्वालिटी सबसे प्रिवलेंट है, जोरों शोरों से चल रही है। अभी रिसेंट आप देखेंगे, अगर आप ट्विटर्स एंड इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो उसमें देखेंगे एक छोटी छोटी क्लिप्स आती है जिसमें महाराष्ट्र यूपी के जो महार कास्ट होते हैं, चौरास होते हैं, उनसे कैसे बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ, यहाँ पर साफ करो। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम होता है वो भी स्टिल दलित लोग करते हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट नमस्ते भारत करके स्कीम लाई है कि मैनुअल स्कैवेंजर को भी रिस्पेक्ट दें, अदर मीन्स प्रोवाइड करें। जी,
injustice with ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर हैं। बेसिकली उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है झूठन अ दलित लाइफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आई विल गिव यू अ हिंट अबाउट इट। सी, मैंने इनकी पूरी किताब पढ़ रखी है दलितों के ऊपर। मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है इनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने में। लिटरली मैंने इसकी 1 by 1 पढ़ी है। इसको मैंने कम से कम 10 से 15 बार तो पढ़ी ली होगी। दिस इज सो हार्ट टचिंग एंड ओवरवेलमिंग बुक। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। तो उन्होंने अपनी बुक लिखी है द झूठन। उन्होंने अब कैसे बताया कि दलितों के साथ इनइक्वालिटी कैसे प्रैक्टिस होती है। सी, ही वॉज अ फेमस दलित राइटर। When he was in school, he was forced to skip the playground classroom. बेसिकली मैंने किताब पढ़ी है तो मैं आपको एक वो बता सकती हूँ कि जब छोटे थे ना तो इनके बहुत ज़्यादा भाई बहनें थे। दलित फैमिली में होती है कि वो सिबलिंग्स बहुत होते हैं उनके, तो ये सबसे ज़्यादा थोड़े पढ़ने में तेज थे। इनके पापा चाहते थे कि पढ़े और अपनी ये जो सो कॉल्ड सोशल स्टेटस को लेके घूम रहे हैं उनको चेंज कर सकें। तो उनका स्कूल में एडमिशन कराने चाहते हैं। स्कूल में एडमिशन तब होता है जब उसके पापा द अपर कास्ट लोगों का कुछ काम वाम करते हैं, ठीक है, तो उनका एडमिशन होता है। फिर एडमिशन होने के बाद भी उनको क्लास के लास्ट रो में बैठाया जाता है। क्लास में ही नहीं बैठाया जाता, इवन उनको तो क्लास के बाहर बैठाया जाता है। बच्चे पढ़ रहे होते तो उनसे पूरे स्कूल की सफाई करवाते हैं। इन्होंने यहाँ तक कि अपने इस ये जो क्लासरूम की सफाई और प्लेग्राउंड की सफाई का इतना विविड पिक्चर दिया है कि वो पूरी अपनी कंडीशन बताते हैं कि इतनी दोपहर में उनको कितना फिजिकली ड्रेन होकर इतना काम करना पड़ता है। ही वॉज फोर्स टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडीज। He was not allowed to drink water from the common source. Students sometimes even beat him without any reasons. Okay? यहाँ से इतना पता चल रहा है जो अपर कास्ट के इवन बच्चे होते हैं उनमें कैसे जनरेशन टू जनरेशन ये आइडियोलॉजी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी ऑफ अनटचेबिलिटी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। हिज फादर सो हिम स्वीपिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस। ओके, तो ये कुछ कहानी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगर आपके पास टाइम हो प्लीज़ डू रीड दिस बुक, इट इज़ अ मास्टरपीस मच से। और साथ ही साथ अगर आपको एक और एग्जांपल दिया जाए, द आउटकास्ट, इट इज़ ऑल्सो अ मास्टरपीस विद रिस्पेक्ट टू द दलित राइटिंग। इट इज़ रिटन बाय द शरण कुमार लिम्बाले। द आउटकास्ट, देखिए आउटकास्ट की बात की थी हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में। देखिए यहाँ पर एक होते ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्या, शूद्रास एंड द आउटकास्ट। तो बेसिकली शरण कुमार लिम्बाले ना महाराष्ट्र साइड्स के बिलोंग करते थे। वो जो अपने आउटकास्ट की बताते कि वो कौन से कहाँ से थे, उनमें बताते कि कैसे पाटिल्स लोग इवन दलित वुमेन्स के साथ कैसा असॉल्ट करते हैं। तो ये इट इज़ ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग बुक, यू कैन रीड इट। सो या, तो यहाँ पर हमने फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी देखी जो भी आज पूरी इंडियन सोसाइटी में प्रैक्टिस हुआ। अब हमारे अंबेडकर जी उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करेंगे। आपको पता ही है कि अंबेडकर जी ने कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक अलग ही विजन प्रोवाइड किया कि कैसे इंडियन में जो भी ये कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज और किसी भी तरह की दलित इनइक्वालिटीज डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रही है उसको हम हटा सकें। द कास्ट वी वॉर्न इन रिलीजन वी प्रैक्टिस द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम वेदर आर मेल्स और फीमेल्स। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये देयरफॉर ही इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द मेल एंड फीमेल इनइक्वालिटी। These are often things that determine why some peoples are treated unequal. Om Prakash Valmiki is being treated unequal on the basis of difference of caste. हाँ, यहाँ पर लास्ट में भी वो बोलते हैं कि मैं इतना फेमस हो गया, मैंने अपना क्या बोलते हैं उसको स्टेटस, सोसाइटी में स्टेटस तो कर लिया, मतलब वेल्थ के हिसाब से अपना स्टेटस तो इम्प्रूव कर लिया, लेकिन सोशली वो स्टिल कंसिडर एज दलित। तो इसलिए तो SC ST वालों को OBC एंड SC ST वालों में क्या डिफरेंस हो जाता है। हम EWS एंड OBC एंड CL वालों की रिजर्वेशन की बात करते हैं, वहीं SC STs की रिजर्वेशन की बात करते हैं। आपको पता ही होगा कि इन लोगों को हर फाइनेंशियल ईयर में अपना जो सर्टिफिकेट है रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन द इनकम बेस्ड। ये इनकम बेस्ड इनकी इनइक्वालिटी है, बट दे आर सोशल बेस्ड इनइक्वालिटी। मतलब ये कहीं पे भी जाएंगे ना ये ऐसे ही कहलाएंगे, इसलिए तो इनका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता। बट क्योंकि ये एक बार इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जिंदगी भर उसी में रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये फंडा भी देखने को मिलता है रिजर्वेशन में। फिर देखिए, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। बेसिकली डिग्निटी होती क्या है, द सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको अंबेडकर जी ने बोला है कि ह्यूमैनिटी में सेल्फ रिस्पेक्ट। इट इज डिसग्रेटफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। मैन इज मोरल
everyone has to be die some day and the other, but they need to uphold their self respect, their dignity. तो इस dignity को provide करने के लिए इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इनकी एक फेमस बुक भी है अम्बेडकर जी की, वॉयलेशन ऑफ annihilation of caste. I do have this book too, annihilation of caste. See, मैंने ये बुक ऑल से पढ़ी है, एनिलिएशन ऑफ कास्ट। ये अम्बेडकर जी की जो भी स्पीचेस हैं, जितनी भी इन्होंने राइटिंग की, उनका कंपाइलेशन है ये। इन्होंने कैसे ब्यूटीफुली इन्होंने विविड पिक्चर प्रोवाइड किया कि कैसे कास्ट को एनिलिएट कर सकते हैं, कैसे का अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है द 90s में, 90s 20s में। तो उन्होंने वही कहा है कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी एक डिग्निटी बैडली तरीके से हर्ट होती थी, उसी को डिग्निटी को अप्रेस करने के लिए उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया। ओके, इफ मूव टू इनइक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अगर मोर प्रिसाइसली बात करें कि इनइक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल, फंडामेंटल राइट तो पढ़ा ही है, जो कि इक्वालिटी एंड वेलफेयर प्रोवाइड करता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडियन। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन ऑफ ऑल कास्ट रिलीजन ट्राइब्स एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड रिकॉग्नाइज इक्वल। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। सी 1960s में SC/ST प्रिवेंटेशन एंड एट्रोसिटी एक्ट लाया गया, लेकिन स्टिल दे आर प्रिवलेंट इन ग्रास रूट लेवल्स। But at least democratic India, the principle of equality of all the person is recognized. Now there are servers that work to see that people are treated with dignity as equal. At least वहाँ पर कम से कम कोई विजन्स तो प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हो तो वो कहीं जा सके, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उन्हें अकाउंटेबल बनाया गया। फंडामेंटल राइट आर फंडामेंटल टू द ह्यूमन डिग्निटी, ओके, एसेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब बात कर लेते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी कैसे देखने को मिलती है। हम फंडामेंटल राइट्स में हमारे जो स्टार्टिंग के ही आर्टिकल्स है, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17, ये तीनों ही हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिकल 14 में क्या देखने को मिलता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब कानून की नज़रों में सब एक समान है, वहाँ पर कोई भी जाति धर्म पैसों के हिसाब से कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, कोई असमानता नहीं देखी जा सकती। प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की भी बात हुई है, मतलब लाइक्स ट्रीटेड एज लाइक्स बट अनलाइक्स नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स। तो यही हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड में, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कैस्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल, जेंडर के हिसाब से, सेक्स, ठीक है। जेंडर इज अ सोशली रिकॉग्नाइज्ड टर्म, वेयर सेक्स इज अ बायोलॉजिकली रिकॉग्नाइज्ड टर्म, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, आई एम टेलिंग अबाउट यू दैट। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 की बात हो रही है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी अपनी धर्म, जाति, रेस के आधार पर और अपनी भाषा के और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। देखिए डिस्क्रिमिनेशन हमने पहले ही पढ़ लिया था कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे आता है, स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज के हिसाब से हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रैक्टिस और स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज इज अ आइडिया। मैंने ये आपको अपनी एनसीईआरटी की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में ही बता दिया था, द स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट में ही। थर्ड है हमारा एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, है हमारी आर्टिकल 16 की बात हो रही है, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, हॉस्टल, शॉप, से हमारी 15(2) की बात हो रही है, ठीक है। ऑल पर्सन कैन बी, मतलब उनको, जैसे हमने अभी वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ी कि उनको पानी तक लेने के लिए अलाउड नहीं होता था, स्कूल के रिसोर्सेज तक, तो उसके बोला है बाथिंग गार्ड, वाटर टैंक्स, पब्लिक जो भी पब्लिक की अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब पे एक्सेस होगा इक्वली। फोर्थ है हमारा अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, कंप्लीटली अबॉलिश्ड, ये हमारा 17 है, आर्टिकल 17 में मेंशन है। और आर्टिकल 16 भी हमारा एक ही रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है, जो कि बेसिकली SC ST के जो ये हम बेसिकली रिजर्वेशन है, कैसे हमारा इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है हमारा रिजर्वेशन। तो हमने देख लिया रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है, जो कि फंडामेंटल राइट है, विच इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, विच इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32 ओके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से। दो हम तो देखते हैं 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in Indian Constitution। फर्स्ट तो हमारा हो गया लॉ, थ्रू लॉ में हमारा क्या क्या आ जाता है, देखिए थ्रू लॉ में हमारा फंडामेंटल राइट आ जाता है, DPSP आ जाता है, SC ST प्रिवेंटेशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1960 का आ जाता है। एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में हमारे जो DPSP के अंदर वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, मिड डे मील स्कीम्स हो जाते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है द प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, उनके कास्ट के इसका हिसाब से। तो ये भी हमारे सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। अभी मैंने आपको बताया नमस्ते, ये जो नमस्ते स्कीम है, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स को सेल्फ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है, वो कैसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को कैसे अपलिफ्ट करने की बात हो रही है, कैसे उनको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है, कैसे वो इक्वालिटी को प्रैक्टिस कर सके। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम्स की बात होगी, जो कि DPSP के अंदर वेलफेयर स्कीम्स है। Okay, it has a program introduced in all the government elementary school provided children with cooked food। मिड डे मील स्कूल स्कीम की बात ये होती है कि हाँ, हर एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा एक समय का। जब मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे मिड डे मील में हमें अलग अलग दिन पे अलग अलग मेन्यू का खाना मिलता था, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन भी होता था। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु में 1970s में ही ये मिड डे मील की स्कीम की इंट्रोड्यूस हो गया था, बट अदर स्टेट में 2000s के बाद 2001-2002 के अराउंड इम्प्लीमेंट हुआ था प्रॉपरली, जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं। मिड डे मील्स, ये देखिए मिड डे मील की स्कीम में देखिए मिड डे मील है, इसमें एक वुमेन होती है, जो कि बेसिकली वुमेन का टीम होता है, जब बेसिकली जो कुक करते हैं ना, वो सारे खाना बनाते हैं, फिर उनको मिड डे मील स्कूल में मतलब बेसिकली दोपहर के आसपास ही स्कूल में खाना मिलता है, और ये खाना बहुत ही न्यूट्रिशन भरा होता है। मिड डे मील स्कीम में और भी ज़्यादा थोड़े चीज़ें चेंजेस किए गए कि जैसे न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें टैबलेट्स भी प्रोवाइड होते हैं चिल्ड्रंस को, टू अनीमिया पेशेंट्स को जो हमें अनीमिया के अगेंस्ट हो। इवन जेंडर को इक्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए वुमेन्स को सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि गर्ल्स का जो ड्रॉप रेट है वो डिक्रीज किया जा सके। ओके, दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट द more poor children have begun enrolling and regularly attending the school। बेसिकली मिड डे मील की यहाँ पर सक्सेस स्टोरी बताई गई है कि सक्सेसफुल हुआ है किन किन फैक्टर्स पे, कौन कौन से फैक्टर्स देखे जा सकते हैं जहाँ पर ये इम्प्रूव्ड हुआ है। देखिए, खाना मिलने की वजह से जो पुअर चिल्ड्रंस थे उनका जो ड्रॉप रेट है वो रिड्यूस किया गया है। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, वो स्कूल आने लगे हैं। जो मदर्स होती थी जो कि वर्क करती थी, उनको बीच में इंटरप्ट हो जाती थी कि उनको एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि बच्चों को खाना खिलाना है। अब वो संतुष्ट है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको वहाँ खाना मिल जाएगा, तो वो अपना और ये जो आर है जो वो वेस्ट कर देती थी सोचने में, अब वो प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकती है। दिस प्रोग्राम है ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइसिस। कास्ट प्रेजुडाइसिस को वो कैसे उन्होंने, बिकॉज चिल्ड्रेन ऑफ ऑल द कास्ट ऑफ स्कूल ईट मील टुगेदर। सी, यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। तो यहाँ से कास्ट प्रेजुडाइसिस को भी हल्का, पूरी तरीके से नहीं रिमूव किया गया है, लेकिन कुछ हिसाब से वो रिड्यूस हुआ है। एंड इन क्वाइट अ प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक। इवन जो ये दलित वुमेन होती है वो भी खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय की जाती हैं। पहले क्या होता था, अब स्टिल प्रेवलेंट, इंटर डाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब दलित लोगों का तो कोई
हम खाना बनाओ क्या, उसमें छुआ वो भी नहीं खाते थे। अब वुमेन्स ही खाना बना रही है, उसमें क्या पता चल रहा है कौन खाना बना रहा है। तो इससे कुछ लेवल तक हमारी जो कास्ट प्रेजुडिसेस है, स्टीरियोटाइपिंग है, उसको कम किया गया है। इट रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कांट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ देयर स्टमक एंड एम्बिटी। पुअर कंडीशंस की बात हो रही है। यहाँ पर एक और फैक्टर कर सकते हैं, मिड डे मील स्कीम के अलावा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात करें, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइडेड होते हैं गर्ल्स को। गर्ल्स क्या होती थी ना, अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान स्कूल आना ही बंद कर देती थी, फिर उसके बाद उनका कंसिस्टेंसी ही टूट जाता था स्कूल आने का, तो उनका ड्रॉप रेट देखा जाता था। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को गर्ल्स की ड्रॉप रेट कम हुई है सैनिटरी नैपकिन्स के थ्रू। द हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मेडिसिन होती है, एनीमिया की मेडिसिन प्रोवाइड होती है, कैल्शियम की मेडिसिन प्रोवाइड होती है ताकि वो स्वस्थ रहें। साथ ही साथ अगर और बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूलों में सैनिटाइजेशन का बहुत काम किया, हाइजीनिक कंडीशन हुई है, वॉशरूम्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ओके, तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इनइक्वालिटी को कुछ लेवल पे रिड्यूस करने का, इनइक्वालिटी को। ओके, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज द एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज भी आया है लोगों में वेरी स्लोली, मतलब जो हमारा बेसिकली जो सोचने का नज़रिया होता है उसको चेंज करने में बहुत समय लग जाता है। और खास ही अगर उस सोचने का नज़रिया हमें जनरेशन टू जनरेशन मिले तो हम वो इतना इतना एंश्राइंड हो जाता है हमारे दिमाग में कि हम उसको कभी अपोज ही नहीं कर पाते। तो वही एटीट्यूड चेंज है ना, जो स्लोली स्लोली इरेज हो रहा है, वो एक प्लस पॉइंट आया है इस रीज़न में। Discrimination against the law, they continue to treat people equally on their basis of caste, religion, economic and women. Only when people begin to believe that no one is inferior and everyone person belongs to the inferior and superior personalities की यहाँ पर बात हो रही है। Established equality in democratic society is a continuous struggle. इट इज़ स्टिल प्रेवलेंट। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ है जिसको समरी के बेस में हुआ है कि जो इनइक्वालिटी है इंडियन सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वो स्टिल प्रेवलेंट है। बट अभी भी हमारा एक तरह का मूवमेंट चल रहा है कि उसको हम इरेज कर सके, क्योंकि जो एटीट्यूड चेंज है, जो माइंडसेट का चेंज है, वो स्लोली इरेज होगा। जैसे कि हमारा आर्टिकल 15 को अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपको याद कर लेना, प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन, यहाँ पर ओनली वर्ड इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए अब बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है रिजर्वेशन, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ना ओनली ऑफ भी लिखा है। और जो हमारा जो रिजर्वेशन है यही आप पढ़ेंगे, यहाँ पर सब क्लॉजेज हैं 15 में, वहाँ पर एक्सेप्शन है वो, ठीक है। रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑन एनी ऑफ दैट, नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ religion, race, caste, sex, or place of birth or any of them be subject to disability, liability, restriction, condition with regard to the access to shop, public restaurant, hostel, places of public entertainment, use of wells, tanks, bathing घाट्स। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे महार कम्युनिटी के थे, वहाँ पर कैसे द ब्राह्मण्स के एरिया में जाके कैसे उनके टैंक से पानी पिया था, वहीं से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ये आपको कहानी पता होगी। रोड, प्लेसेस टू पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली ऑफ द स्टेट फंड। स्टेट यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से बताएं तो आर्टिकल 12 में मेंशन कि व्हाट इज स्टेट, पार्लियामेंट, स्टेट। सो स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी द फंडेड एंड पार्शली फंडेड बाय द स्टेट, इट इज कॉल्ड अ स्टेट, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ओके, इनइक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन इनइक्वालिटी हमने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देख लिया, अब देखते हैं इनइक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड क्या है। अब आपको सबसे रेलेवेंट एग्जांपल मिलेगा अफ्रीकन अमेरिकन की इनइक्वालिटी पे, वेयर जो रेस के हिसाब से होता था ना, अपार्थाइड मूवमेंट पढ़ा होगा आपने, नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का जो अपार्थाइड मूवमेंट था वो रेस इनइक्वालिटी के हिसाब से था, जो ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल में डिवाइड हो जाता था। वाइट पीपल अमेरिकन्स होते थे, ब्लैक पीपल अफ्रीकन्स होते थे, ठीक है। तो दे वर ब्रॉट ओवर अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्लेव की तरह लाए गए थे।
जब ये कॉलोनाइजेशन का पीरियड चल रहा था, कैसे बंधुआ मजदूरों को बंदी बनाकर स्लेव्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दे कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज अ लार्जली अनइक्वल। इनके रेस के हिसाब से हो रहा है, हमारे इंडिया सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन एंड रीजन के हिसाब से हो रहा है, इवन जेंडर बेस्ड हो रहा है, सेक्स बेस्ड। African American were treated extremely unequal in the United States and denied equality through laws. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seats whenever a white person wished to sit. यहाँ पर बता रहे कि कैसे अफ्रीकन अमेरिकन में कैसे इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस होता था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हुआ और वहाँ पर कैसे होता था। यहीं पे हमारा इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल मिलता है रोज़ा पार्क का। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो कि बहुत थकी हुई थी, बेसिकली बस में ट्रैवल कर रही थी और उसने रिफ्यूज़ कर दिया था अपना सीट वाइट पीपल को देने के लिए, वाइट मैन को देने के लिए। अमेरिकन वर ट्रीटेड एज विच केम टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बस में सीट देने से मना कर दिया था। यहीं से सिविल राइट मूवमेंट्स की स्टार्ट होती है, जो कि बाद में सिविल राइट एक्ट 1964 बना जाता है। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ऑरिजिन्स। बेसिकली उस समय उनका रेस और रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन के हिसाब से इनइक्वालिटी होती थी, तो इसलिए सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 में ये सब प्रोविजन मेंशन हो गए। और जो हमारा इंडिया का SC/ST प्रिवेंटेशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट आया, उसमें बेसिकली SC/ST के जो होते थे दलित लोगों को जो महात्मा गांधी ने बेसिकली बहुत ही पॉपुलर हरिजन से डोनेट किया है उन्हें, ठीक है। तो ये सब हो रहा था, तो यहाँ से ही हमारा सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि एक प्लस पॉइंट हो जाएगा UPSC प्रीलिम्स के उसके लिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारी इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी में जो भी हमने सारे एस्पेक्ट देखे, जो अभी हमने सारे प्रोविजंस देखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस में इक्वालिटी मेंशन है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इनक्वालिटी की बात हुई है। तो ये जो हमारे जो सारे ये जो स्ट्रगल चल रहे हैं इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इसी में NCERT में बेसिकली जो यंग माइंड्स है उसको बताने की कोशिश की गई है कि सब इक्वल होते, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता। माइंडसेट जो है कि हमने एटीट्यूडनल चेंज की बात की है, तो NCERT ये चैप्टर इसलिए लाया है कि एटीट्यूडनल चेंज हमारे यंग माइंड में स्टार्टिंग से ही हो जाए। तो हमने इसका ओवरव्यू देख लिया, NCERT की पूरी डिटेल देख ली। तो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू आवर क्लास 7। ओके, थैंक यू एवरीवन।